ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए बच्चों, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन। तो मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में मोटी मोटी बातें ये बताई थी। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, है ना। मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में मेनली यही लाइन कही थी कि जब लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये या तो ये नॉर्मल के पास में जाएगी या नॉर्मल से दूर हटेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी या बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो लाइट के मुड़ने की प्रोसेस को, लाइट के डेविएट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। ठीक ना। तो पहले दो लॉज हम बताते हैं आपको। सबसे पहले दो लॉज ये होते हैं। पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही पॉइंट पे। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही प्लेन पे। तो पहला लॉ आपने लिखा था द रे ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइंग ऑन द सेम प्लेन, पहला लॉ। दूसरा लॉ बच्चों आपने क्या बताया था? दूसरा लॉ ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? आई। तो आई का साइन क्या होगा? साइन आई। क्या होगा? और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन मतलब कि क्या? साइन आर। इन दोनों के बीच में एक फिक्स रेशियो होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इन दोनों के बीच में क्या होता है? फिक्स। उस रेशियो को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए ना? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए ना? ओके। तो इन दोनों के बीच में एक रेशियो होता है, जिन रेशियो को बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है ना? तो एक बार फिर से सेकेंड लॉ लिख लो। देयर इज ए कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो कह लो या फिक्स रेशियो कह लो। देयर इज अ फिक्स रेशियो between angle of incidence and angle of refraction, between sine of angle of incidence, sine of angle of incidence, sine I, between sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, sine of angle of refraction। क्या कहा मैंने? कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयर इज ए फिक्स रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन called relative refractive index, called relative refractive index, called relative refractive index of second medium, of second medium with respect to first medium, relative refractive index of second medium with respect to first medium, relative refractive index of second medium with respect to first medium। बच्चों एक बात ध्यान से देखो, रेज इधर ध्यान से लिख लिया अच्छे से ना? हाँ, इधर ध्यान से देखना। देखिए बेटा, रेज जो है किस मीडियम से चल रही है? फर्स्ट से। किस मीडियम में जा रही है? सेकेंड मीडियम में। डेंसर है, रेयर, कुछ भी है। कुछ ऊपर वाले मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है? म्यू1। कुछ नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है? म्यू2। तो दोनों मिल करके अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाएंगे। उसको हम बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। उसको हम शो करते हैं बेटा ऐसे, म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 अपॉन, फिर से सुनना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिस्पेक्ट में। किसका? सेकेंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम में। समझ में आया? तो एक्चुअल लॉ जो होता है बच्चों यही होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 अपॉन म्यू1। आई बात समझ में ना? म्यू2 अपॉन म्यू1। क्लियर हो गया? तो यही कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इस चीज पर बार बार जोर दे रहा हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको यही परेशान करती है कि सर ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बेटा याद करो क्या लिखा? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिलेट करो। क्या करो? रिलेट करो। रिलेट करो मतलब सेकेंड का किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि रेस कहां से चली है? फर्स्ट में, और गई किस में है? तो सेकेंड मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में?
जहां से चली है वो नीचे और जिसमें चली वो ऊपर। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, इसी को आपकी बुक में बेटा N12 के नाम से बोला गया। किसके नाम से? N12। क्या बोला गया है? N12। आपकी किताब में इसको N12 बोला गया है, मगर मेरे को ये अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है। N12 का मतलब है हाँ, किस मीडियम से चली? 1 से। किस में पहुंची? सेकेंड में। इसको N से भी शो कर दें, दैट इज इक्वल टू N2 अपॉन कितना, मतलब सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का। खैर, तो दो सिंबल मत याद करो। और ये पता नहीं एनसीईआरटी ने एन क्यों दे रखा है सिंबल, आई डोंट नो। ये जा करके 12th क्लास में ये सिंबल एक ही हो जाएगा, म्यू। क्या हो जाएगा? सेकेंड मीडियम, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। मतलब आप मत याद करो, आप तो सीधे म्यू पे चलो। किस पे चलो? म्यू पे। आप सीधे म्यू पे चलो, गलत नहीं है। सो दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन कितना? आई बात समझ में ना? कोई यही लिखो ना, μ2 भाई, गलत थोड़ा ना है, बिल्कुल सही है। कोई दरे कुछ नहीं काटेगा। कैसे काट देगा भाई? चलिए, हाँ हाँ, ये नोट कर लीजिए। sin i अपॉन sin r इक्वल टू μ2 बाई μ1। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बेटा इसी लॉ को बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। क्या लॉ कहलाता है? स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। चलो डन। यही लॉ कहलाता है स्नेल्स लॉ। वीडियो दे दूंगा मैं आप लोगों को, सभी लोग को। पुराने भी वीडियो बहुत बढ़िया मैंने पढ़ाए हैं, उससे जरूर पढ़िए आप लोग, है ना? लिंक पे जाइएगा और रिसेंट वाले वीडियो जो नीचे की तरफ हैं उनको आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ाया है, कहीं कहीं पर भेज दूंगा। ये हो गई बात। तो भाई अब देखिए, अब देखते हैं। अभी आपने देखी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, μ2 अपॉन कितना? μ1। μ2 अपॉन μ1 ये कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आपकी बुक में कहा जाता है N12, है ना? क्या कहा जाता है? सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? एक और, v1 अपॉन v2। व्हाट इज v1? स्पीड ऑफ लाइट। वेलोसिटी नहीं बोलो, हाँ वेलोसिटी भी होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है बेटा। तो कोई आपसे बोले कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ओके, ये मीडियम 1 है ऊपर और ये मीडियम क्या है? 2। कोई बोले कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसका? सेकेंड का। किसका? सेकेंड का। सेकेंड का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। सेकेंड का किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखना बेटा, जिसका निकालते हैं उसको राइट साइड लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको किस तरफ लिखते हैं? लेफ्ट साइड। म्यू सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। इसको बोलते हैं 1 μ2। 1 μ2 मतलब लाइट 1 से किस में जा रही है? 2 में। 1 μ2 इक्वल टू, बोलो ऊपर क्या आएगा? नीचे कितना आएगा? μ1। और यहां पर क्या आएगा? v1। और यहां पर क्या आएगा? v2। सो व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बेस्ट डेफिनेशन, सबसे अच्छी डेफिनेशन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम में लिख करके आनी है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए, लिखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, इट इज स्पीड ऑफ लाइट, इट इज स्पीड ऑफ लाइट, it is the speed of light in first medium. It is the it is the ratio of speed of light. It is the ratio of speed of light in first medium to speed of light in first medium to टू बीच में 2। इट इज द रेशियो ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। समझ में आया कि नहीं आया?
आगे अच्छे से, हाँ लिख लो फॉर्मूला, 1 म्यू टू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू v1 अपॉन v2. इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. बेटा यू नहीं है, म्यू है. क्या नाम है? म्यू. उसको बोलते हैं म्यू. म्यू 1 2 सिंबल है बेटा, रिलेटिव का सिंबल है. किसका? सेकेंड का. किसके रिस्पेक्ट में? हाँ. और आपकी बुक में इसी को बोलता है n12. n12. लाइट कहाँ से चली? 1 से. किस में चली? 2 से चली. हाँ ये भी ठीक है, आपकी बुक में ये चलता है, 12th क्लास में होगी ये चलेगा. समझ में आया ना? दोनों की मीनिंग ये चलती है. स्टैंडर्ड सिंबल बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू ही है, एन नहीं है. सिंबल म्यू ही है. समझ गए ना? तो बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया. चलिए अब बुक निकालिए और टॉपिक देखिए. नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हाँ अब मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार और बता दूं. हेडिंग डालिए कॉपी में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी मैंने आपको पढ़ाया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब लिखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इंडेक्स देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपके पास लाइट किससे चले, एयर से या वैक्यूम से, किससे चले, और किसी भी नीचे कोई भी मीडियम में चले, नीचे कुछ भी हो, पानी हो, ग्लास हो, शक्कर हो, केरोसिन हो, कुछ भी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, मगर ऊपर का मीडियम क्या हो? एयर या वैक्यूम, और नीचे मीडियम हो. नीचे क्या हो? मीडियम हो. तो क्या लिखोगे भाई? तब आप लिखेंगे n12 इक्वल टू 1 म्यू टू दैट इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन दैट इज इक्वल टू v1. v1 क्या है? वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. स्पीड ऑफ लाइट इन, बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का एक सिंबल दे दिया गया है, c. क्या दे दिया गया है? और मैं आपको c की वैल्यू बता देता हूं, बिल्कुल फिक्स होती है बेटा. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये कोई आपको बताएगा नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा. स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम. फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर. 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का नाम दे देते हैं अपन v फॉर स्पीड. v फॉर स्पीड. समझ में आया? तो अगर आपका पहला मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो, एयर हो या, दैट टाइम आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा वही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपका अगर पहला मीडियम क्या हो? एयर हो. पहला मीडियम क्या हो? एयर हो. तो उस समय आपका दूसरे मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, भाई पहला मीडियम क्या है? एयर है. पहला मीडियम क्या है? तो थोड़ा ध्यान देना, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. यहाँ पे म्यू निकालना है. बोलो हाँ. पहला मीडियम क्या है? एयर. पहला मीडियम क्या है? एयर. और दूसरा मीडियम जो भी है मान लो उसका नाम है मीडियम. क्या नाम है? तो व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. अगर आप किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, ये आप निकाल रहे हो किसका? मीडियम का. काय के रिस्पेक्ट में? अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकालोगे बच्चों तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ में आया? उसका कारण इसलिए क्योंकि एयर का खुद की वैल्यू कितनी होती है? 1. खुद की वैल्यू क्या होती है? 1. और अगर आपके 10 नंबर आए हैं, मैं 10 में से 1 का डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क, मतलब नीचे वाला मीडियम कोई फर्क डालता, मगर ऊपर वाले में देखो भाई साहब, ऊपर वाले में अगर ऊपर मीडियम 1 था और नीचे मीडियम क्या था? 2 था, तो ऊपर वाला मीडियम म्यू 2 अपॉन कितना? म्यू 1. मान लो ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5. कितना है? नीचे वाले का 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर एयर नहीं है, कुछ और है. मान लो 2 है. हाँ या ना? तो 5 में 2 का डिवाइड करोगे तो 5 ही रहेगा कि 2.5 रहेगा? मतलब इसने इसको प्रभावित कर दिया कि नहीं करा? मगर एयर रहने में नीचे की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. क्या होती है? 1. मतलब एयर जो होता है वो किसी को इफेक्ट नहीं करता, किसी को प्रभावित नहीं करता. इसलिए एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और अगर किसी और मीडियम का निकालते हो तो क्या बोलते हो? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आई बात समझ में ना? क्लियर? हाँ, एयर को छोड़ के कुछ और. बोलो आ गया समझ में ना? सो मैं क्या लिखूंगा इसको बेटा? दिस इज इक्वल टू वी एयर अपॉन वी मीडियम. क्या लिखोगे? वी एयर अपॉन वी मीडियम. बोलो क्लियर हो गया?
अच्छे से नोट कर लो, कहीं ना समझ में आओ फिर से पूछो, बोलो। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट? एयर, तो वही तो वी एयर ही तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भाई। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वी एयर का ही दूसरा नाम क्या है लल्ला? सी। क्या है? सी। और इसे क्या बोलते हैं? वी। नोट करो। कहीं डाउट हो प्लीज पूछिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है कि ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। ये मैंने लिखा ए म्यू डब्ल्यू। क्या लिखा मैंने? ए म्यू डब्ल्यू, मतलब म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू म्यू एयर। बताओ ये रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है? बिल्कुल सही है। क्या है ये? एब्सोल्यूट है। और इसका क्या बनेगा बेटा? दिस इज वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। याद रखना बेटा, स्पीड में ये वाला नीचे हो जाता है, ये वाला। अच्छा चलो मैं तुमसे बोलूं ए म्यू डब्ल्यू बराबर, बोलो क्या आएगा? म्यू वाटर, अरे ये तो सॉरी ग्लास है। क्या है बेटा? ग्लास। तो ये बनेगा म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर। बताओ ये एब्सोल्यूट है रिलेटिव है? एब्सोल्यूट है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में है? और एयर की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। और 1 किसी को प्रभावित नहीं करता, इसलिए उससे एब्सोल्यूट आता है। समझ में आया ना? क्या आता है? एब्सोल्यूट का मीनिंग समझो बेटा। एब्सोल्यूट का मतलब जो खुद की वैल्यू है। जैसे मान लो एग्जाम में तुमने एग्जाम दिए, इसके आए मान लो 40 नंबर, इसके आए मान लो 30 नंबर, इसके आए मान लो 10 नंबर, इसके आए मान लो 20 नंबर, इसके आए 60 नंबर। समझ में आया ना? क्लियर हो गया? या 10, 20, 30, 40, 50, सिंपल। समझ गया ना? तो तुम्हारे नंबर कितने हैं? इसके कितने हैं? 20। एब्सोल्यूट मतलब तुम्हारे नंबर 0 से 0 की तुलना में कितने ऊपर है? 10 ज़्यादा है। तुम्हारे कितने ज़्यादा है? 20 टोटल में। तो एब्सोल्यूट कितने हैं? 20। उससे नहीं बोल रहा हूं। तो तुम्हारे नंबर खुद के कितने हैं? 20। मतलब 0 वाली सीढ़ी के ऊपर तुम कितने पे हो? 20 पे हो। तुम 0 वाली सीढ़ी के ऊपर कितने पे हो? 30 पे हो। समझ में आया ना? तो ये तुम्हारी खुद की कमाई क्या कहता है? एब्सोल्यूट। क्या कहलाता है? मगर अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में दोनों की मम्मी आई, तेरे 20 आए, इसके कितने आए? 30 आए। तो तुम्हारे रिलेट में इसके कितने ज़्यादा हैं? 10 ज़्यादा हैं। समझ गए ना? मतलब अगर तुम किसी से रिलेट कर रहे हो तो क्या है? अब तो रिलेटिव है। क्या है? बट तुम किसी से रिलेट नहीं कर रहे हो, एकदम 0 से ट्रेवल कर रहे हो, तो फिर वो एब्सोल्यूट है। समझ में आया ना? तो बेटा ये क्या बनेगा? बोलो वी एयर अपॉन वी ग्लास। क्या बनेगा? वी ग्लास। वी एयर को क्या बोलते हैं? सी। और ये क्या बनेगा? वी ग्लास। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हो गया भैया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो अब दूसरा लिख रहा हूं मैं। दूसरा लिख रहा हूं मैं म्यू डब्ल्यू जी। तो पहले मुझे सवाल का जवाब दो। रेज जो हैं वाटर से ग्लास में जा रही कि ग्लास से वाटर में जा रही है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पहले देखो अच्छे से। डब्ल्यू म्यू जी, रेज वाटर से ग्लास में गई कि ग्लास से वाटर में गई हैं? ग्लास से वाटर में। अच्छा सुनना ध्यान से, सुनना जरा अच्छे सुनना। मैंने लिखा था 1 म्यू 2 का मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1। 1 मतलब जिससे चलती है और 2 मतलब जहां पर चलती है। बोलो हाँ। मतलब वाटर से चली और ग्लास में पहुंची। मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? अब बताओ ये रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है? रिलेटिव है। क्या है ये? क्योंकि मैं ग्लास का निकाल रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। बोलो वी के फॉर्म में क्या होगा? ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा? समझ में आया? तो ये कहला गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप अब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? वाटर से ग्लास में 1 नंबर पे वाटर से। देखो बेटा इसको क्या पढ़ोगे? अच्छा इसको पढ़ोगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या पढ़ोगे? बोलो ना, अरे बोलो ना क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, हाँ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? तो रिस्पेक्ट कौन है? रिस्पेक्ट वाटर, मतलब वाटर से चलेगी और ग्लास में पहुंचेगी। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, यही टफ लगता है बच्चों को। अब समझ गए? अब देखो इसमें क्या होता है आपकी बुक में N12, N12 समझ में? मतलब 1 से चली और 2 पे पहुंची, 1 से चली और 2 पे पहुंची, दैट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। वही जो मैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बोलता हूँ ना, वही आपकी बुक में क्या लगता है? N2 अपॉन N1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू
फर्स्ट मीडियम। अच्छा, ये कुछ लोगों को देखना सरल लगता है, वो कहते हैं सर 1 से चली 2 पे पहुंची, तो ये अच्छा है, ज़्यादा आपको अच्छा लगे तो ये सही यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको लगे अच्छा यूज़ कर लो, वैल्यू वही है। अब वी की फॉर्म में बोलोगे तो क्या आएगा, V1 अपॉन, नोट कर लो ये, हाँ चलो रफ कर दूं, इसको नोट करो। नोट का पॉइंट नंबर 1 लिखिए, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, बेटा ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। क्या दिख रहा है बेटा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे डेंसर, रेयर का डेंसर का मतलब, मान लो ऊपर है वाटर, ऊपर क्या है और नीचे क्या है, ग्लास, तो ग्लास डेंसर होगा कि रेयर होगा, गाढ़ा है, ग्लास क्या है, गाढ़ा है, सॉलिड है ना, तो ग्लास क्या है, डेंसर है, और वाटर क्या है, रेयर है। समझ के तो देखो, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, rarer to the denser medium, it bends towards the normal, towards the normal। समझ गया ना, मतलब बच्चों लाइट अगर रेयर टू डेंसर चलती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। दूसरा लिखो पॉइंट नंबर 2, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। आई बात समझ में ना। लिखो सेकंड पॉइंट, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ऊपर का मीडियम डेंसर है, नीचे का मीडियम रेयर है, ये देखिए ये आई, ये ऊपर का मीडियम डेंसर है, हाँ तो ये लाइट जो हैगी इस तरीके चलेगी, लाइट रे बिकम्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे, बिकम्स नहीं, बेंड्स, BENDS, हाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई बात समझ में बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अब लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू अ, अगला टॉपिक लिखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बच्चों बड़े प्यार से, बड़े मन के साथ इसको समझना, बड़ा मजा आएगा, है एकदम इजी। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बच्चों ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है, अब ग्लास स्लैब मेरे पास थी मगर गुम गई, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल दिखाता। आपको अभी भी देखना हो तो इसमें भी देख सकते हो बेटा। आप, ये पानी का बॉटल है, ये थोड़ा सा ग्लास स्लैब के जैसे काम करेगा, इसको आप जो है, इसको मैं पूरा निकाल देता हूँ तो थोड़ा मज़ा आने वाला है। और ये मैं थोड़ा सा, हाँ देखिएगा आप, ये कुछ भी आप जो है इसको रख करके, आप ये पॉलीथीन है, इसके पीछे इस डिजिट को लगाओ और आप देखना कि क्या डिजिट आपको थोड़े से ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं। देखो जरा, इसको पीछे लगाओ, कोई भी देखना, टू बुक, और आप देखो कि क्या डिजिट आपको थोड़े ऊपर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। बड़े दिख रहे हैं और ऊपर दिख रहे हैं ना, आप भी देखो दिख रहे कि नहीं दिख रहे। अच्छा दूसरा, आप अपने हाथ को भी देख सकते हो, आप अपने हाथ की उंगलियों को पीछे लगा करके देखो कि नॉर्मली जितनी आपकी उंगलियां हैं उससे आपको ज़्यादा आगे दिख रही होंगी, दिख रही कि नहीं दिख रही हैं, हाँ या ना। आपको अगर अपनी बुक के लेटर देखने तो आप अपनी बुक के लेटर देख लो, ये देखो बुक के लेटर आपके थोड़े से उठे हुए दिख रहे होंगे, दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, हाँ बोलो दिख गया कि नहीं दिखे। मतलब सवाल ये है कि कुछ हो रहा है जिसकी वजह से अक्षर उभरे हुए दिख रहे हैं, हाँ या ना। कभी पानी, आपने हाथ, पानी के नीचे हाथ डाल दिया हो तो आपका जो हाथ है ऊपर दिखता होगा, सिक्का डाल दिया हो तल्ले पे तो सिक्का ऊपर दिखता होगा, और तो और आप मछली क्यों नहीं पकड़ पाते हो डायरेक्ट कृष के जैसे, क्योंकि मछली जहाँ पर आपको दिखती है एक्चुअली वहाँ पे होती नहीं है, मछली और नीचे होती है, नीचे भी और आगे भी, समझ गए ना, मेनली तो नीचे होती है। तो कुछ प्रोसेस हो रही है, आइए देखते हैं इस प्रोसेस को समझिए। तो अगला हमारा टॉपिक है,
आपकी बुक का टॉपिक नंबर 10.3.1 रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। आइए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लीजिए बच्चा लोग। ये बना लिया हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है, कांच की एक पट्टी मोटी सी, कांच की एक मोटी सी पट्टी थी मेरे पास, गुम गई, कहीं रखी हुई है, मिलने रही, नहीं तो मैं दिखाता भी आपको। कांच की मोटी सी पट्टी है बच्चों। आप यहां से ये लाइट डालेंगे, यहां से ये लाइट डालेंगे। मेरा सवाल क्या है आपसे कि ये लाइट कैसे निकलेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये लाइट कैसे निकलेगी। कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, ऐसे, ऐसे ऑप्शन नंबर 2, ऐसे ऑप्शन नंबर 3, या ऐसे ऑप्शन नंबर 4। 1 2 3 या 4? कुछ ने कहा 1, कुछ ने कहा 2, कुछ ने कहा 3, कुछ ने कहा 4। 3 कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। इतने लोगों ने देख लिया है, ये जाएगा वो जाएगा। मैं जवाब दे देता हूं, आंसर है 3। क्या आंसर? करेक्ट आंसर है 3। आइए देखते हैं कैसे होता है बेटा। चलो 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 इधर देखो कैसे करते हैं बेटा। ये ग्लास स्लैब रखी हुई है, हवा में रखी हुई है, बोलो हाँ। मतलब ऊपर का मीडियम क्या है? एयर। ऊपर का मीडियम क्या है? कांच के अंदर क्या है? ग्लास। और फिर बाहर क्या है? पहला रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर में होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि एयर टू ग्लास। दूसरा रिफ्रैक्शन ग्लास से एयर में होगा, बोलो हाँ या ना। आओ देखते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ये लाइट आ गई, आ गई, बोलो रेयर टू क्या होगी? अवे द नॉर्मल की बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट को थोड़ा बेंड कर लो जिससे तुम लोग को मजा आए देखने में। ये लो खच्चाक, समझ गए ना? अब ये बेंड कर दी मैंने, सट्टाक, बोलो बेंड हो गई। ये एंगल कितना आई? ये एंगल कितना? अब मैं यहां पे फिर से नॉर्मल जनरेट कर दूं। यहां पे मैंने फिर से नॉर्मल जनरेट कर दिया है। अब आप ये जानते होगे ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, बोलो हाँ। ये भी नॉर्मल है, ये भी क्या है? दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? अब दोनों पैरेलल में अगर कोई लाइन आती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना होगा? आर। क्या होगा एंगल? बोलो आया समझ में कि नहीं आया? अब यहां से लाइट निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो ये लाइट इस तरीके से निकलेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल आई था, बोलो हाँ। ये एंगल क्या था? ये एंगल भी क्या था? ये बाहर निकलने वाले एंगल का मैं नाम देता हूं ई। क्या देता हूं? ई देता हूं। अभी ठंड रखो, देखना भी, डोंट वरी। इसका नाम मैंने क्या दिया? अब आप बोलोगे सर ई क्यों दिया? क्योंकि बेटा बाहर निकलने वाली लाइट का नाम रहता है इमरजेंट रे। कौन सी रे? बेटा इसमें 3 प्रकार की रे है। सबसे पहले ये रे, इसका नाम है इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? दूसरी रे ये बेटा, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। तीसरी रे ये बेटा जो बाहर निकल रही है उसका नाम क्या है? इमरजेंट रे। कौन सी रे बच्चा? इमरजेंट रे। अब आओ मजे की बात करते हैं, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना बिल्कुल। हाँ भाई साहब, एयर। हाँ, पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है एयर टू ग्लास। अरे लिखना मत, बंद करो, बिल्कुल लिखना। पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है एयर टू, मैं पहले रिफ्रैक्शन के लिए लिख रहा हूं स्नेल्स लॉ। क्या लिख रहा हूं? स्नेल्स लॉ। देखना ध्यान से, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। तो इसका नाम मैं लिख लूं एन, आपकी एनसीईआरटी की भाषा में एन एयर टू ग्लास, एन एयर टू ग्लास। एन ए जी चलेगा कि नहीं चलेगा? एन एयर टू ग्लास मतलब एन ए जी, बोलो हाँ या ना। दैट इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन कितना? म्यू ए। हाँ या ना? म्यू जी अपॉन म्यू ए, दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। चलेगा कि नहीं चलेगा? इसको दे दो नंबर 1। इसको क्या दे दिया? नंबर 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ऐसा? ओके, ले भाई ये बताओ, ये साइन आई अपॉन साइन आर नहीं होता है? ले भाई तेरे मन की भाई साहब, ले भाई वी एयर अपॉन वी ग्लास। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब ठीक है, चलो भाई साहब ये ले दो नंबर 1। समझ गए ना? दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए सब लोग तैयार हो? बोलो कहां से? और ग्लास से एयर हो रहा है कि गियर से ग्लास? मतलब आपकी एनसीईआरटी वाला में ग्लास पहले और एयर बाद में। बोलो क्या आएगा ऊपर? म्यू, म्यू, पक्का सोच के बोलो म्यू, नीचे फिर म्यू जी, क्योंकि एयर में हुआ है। किससे हुआ है? ग्लास में। हाँ या ना?
देख लो NaG, ऊपर ग्लास है बाद में एयर है, और यहाँ पे एयर पे बाद में है तो ऊपर आएगा, हाँ है ना, म्यू एयर अपॉन म्यू जी। समझ में आया? चलो इक्वल टू, देखना बेटा, हाँ इंसिडेंस एंगल बोलो यहाँ पे क्या है, आर है। क्या इंसिडेंस एंगल? आर है। वो इसलिए हो गया, तो ये था आर, तो ये भी क्या हो गया था, आर। तो बोलो भैया साइन कितना अपॉन साइन कितना, ई। आया समझ में ना? अरे बोलो, साइन आर अपॉन साइन है कि ना है, इक्वल टू, बोलो वेलोसिटी किसकी, ग्लास की, और इसकी कितनी, अरे उल्टा चलता है ना, ये ग्लास नीचे है तो यहाँ पे ग्लास क्या आएगा, और एयर ऊपर है तो एयर कहाँ आएगा। आया समझ में कि नहीं है? चलो भाई साहब, इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे लल्ला इधर देख, क्या हुआ, हवा हवाई, समझ में आ गया? आ गया समझ में कि नहीं आया? बोलो क्लियर सबको? अब आ जाओ भाई साहब। अब 1 का 2 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। एक काम करो, सारे स्टेप मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, लास्ट के 2 स्टेप ले लो, एक ये वाला और कौन सा वाला, ये वाला। बोलो ये वाला स्टेप, पहला वाला क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी ए अपॉन वी कितना, इनटू यहां वाला क्या है, साइन आर अपॉन साइन ई, और ये क्या है, वी जी अपॉन वी कितना, ए। है कि नहीं है? देखो पहला वाला वी ए अपॉन वी जी, दूसरा वाला है वी जी अपॉन वी ए, वी ए से वी ए, वी जी से वी जी, साइन आर से साइन आर, साइन आई बराबर साइन ई इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, साइन आई यहां रहेगा, साइन ई ऊपर जाएगा, साइन से साइन, आई बराबर कितना, आई बराबर कितना, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। मतलब जिस एंगल से रे आएगी उसी एंगल से बाहर, मतलब आने वाली रे और जाने वाली रे क्या होंगी, पैरेलल। क्या होंगी, पैरेलल। आगे बात समझ में ना? क्या हुआ, रिफ्रैक्शन बैलेंस हो गया, है ना। जितना इस ग्लास स्लैब ने इधर दूर पास बुलाया, इतना बाद में दूर फेंक दिया, हिसाब किताब बराबर, एंगल सेम हो गया। समझ गए ना? तो I बराबर E क्या हो गया, I इक्वल टू E। समझ में आया? तो यहां पर देखिए, मैंने कहा था रेस कैसी जाएगी, तो मैंने ऐसी भेजी थी एक, हाँ तीसरे नंबर में आ गया, थर्ड वाले में क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं, और इसी प्रोसेस के कारण आपका हाथ आपको हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है, सिक्का आपका थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। मछली एक्यूरेट वहां नहीं होती है जहां पे उसको होनी चाहिए, उससे डाउन पे होती है ना, इसलिए आप नहीं पकड़ पाते हैं, मगर कृष पकड़ लेता है, क्योंकि कृष ने फिजिक्स पढ़ रखी है। कृष देखी सबने, कृष देखी, झपट्टा मारता फिश पकड़ लेता था, है ना। हाँ कृष, कृष कृष कृष, कृष नहीं दिखी, बोलता था ना कृष, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। याद आया वही वाली पिक्चर, माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है। इसी चीज को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। भाई लेटरल, लेटरल मतलब बिल्कुल पीछे की तरफ या आगे की तरफ सरक जाए। राइट को एक्चुअली जाना ये था, मगर लाइट ओरिजिनली यहां से जा रही है। तो इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, मगर क्लास 12th में इसी को पढ़ के पढ़ोगे आप, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो मालूम एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक ग्लास स्लैब बना करके ये लाइट भेजी थी और पूछा था कि फाइनली लाइट कैसी जाएगी। एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, समझ में आया, एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया। बताओ कैसे जाएगी, फोर्थ वाला कौन सा वाला, हाँ हाँ, और पैरेलल रहेगी। और क्या रहेगी, आने वाली लाइट के क्या रहेगी, पैरेलल। मेन चीज यही लाइन है, आने वाली लाइट के पैरेलल रहेगी। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए बच्चों, लेंस, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। अभी हो गया किसका रिफ्रैक्शन, ग्लास स्लैब का। अब हम किसका पढ़ेंगे, लेंस का। लेंस के बाद किसका पढ़ेंगे, प्रिज्म का। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक है ना। तो बच्चों हमारे सिलेबस में कौन से लेंस हैं, हमारे सिलेबस में है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है ना, हमारे सिलेबस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हैं, और ये कहलाते हैं स्फेरिकल लेंस। क्या कहलाते हैं ये,
स्फेरिकल लेंस, क्योंकि इनको स्फेयर से काट के बनाया जाता है। जैसे मिरर पढ़े थे हमने स्फेरिकल मिरर, ऐसे ये होते हैं स्फेरिकल लेंस, क्योंकि इनको मिरर से काट करके बनाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहले स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? स्फेरिकल लेंस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? ग्लास के। क्या बने होते हैं? ग्लास के। क्या किसके बने होते हैं? ग्लास के। तो लिखिए लेंस की डेफिनेशन, लिखो स्फेरिकल लेंस की डेफिनेशन। लिखिए lenses are refracting optical devices। रिफ्रेंस जो लेंस होते हैं वो क्या है? रिफ्रैक्ट करने वाली ऑप्टिकल मतलब लाइट यूज करने वाली। कौन सी क्या यूज करने वाली? लाइट यूज करने वाली डिवाइसेस। लाइट यूज करने वाली डिवाइसेस। लेंसेस आर रिफ्रैक्टिंग ऑप्टिकल डिवाइसेस मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। अब आप कहोगे सर आपने यहां ग्लास क्यों नहीं लिखा? बेटा बेशक आपके लिए यहां पर ग्लास है। क्या है? ग्लास है। बट याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि केवल लेंस ग्लास से ही बनाए जा सकते हैं। लेंस अलग अलग चीजों से बनाए जा सकते हैं। आपने देखा कुछ लोगों ने आंख में कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, देखा है ना? अब वो कांच का तो नहीं होता है, वो एक जेली टाइप स्ट्रक्चर का बना होता है। कई पॉलीथीन के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। हाँ या ना? किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। अब मैंने ही आंख में लेंस लगा रखा है, ग्लास का नहीं है। किसका है? फाइबर का है। किसका है? फाइबर का है। क्योंकि ग्लास के लेंस होते हैं वो हैवी होते हैं। क्या होते हैं? और जो हैवी लेंस होते हैं उसके लगाने से ये देखोगे शेप पड़ जाते हैं ब्लैक कलर के। क्या पड़ जाते हैं? ब्लैक। ये तो ब्लैक कलर के शेप पड़ जाते हैं, वो हैवी लेंस के लगाने की वजह से पड़े हैं। अब चश्मा ही मेरा बहुत हैवी है, क्योंकि इसी को पहन के मेरे को क्रिकेट खेलना है, इसी को पहन के मेरे को क्रिकेट खेलना है, और इसी को पहन के मैं पढ़ते पढ़ते सो भी जाता हूँ। यदि मैं ऐसा ना करूँ तो मेरे को कौन से वाले लगाने पड़ेंगे? लेंस बिल्कुल पतले वाले। देखे होंगे कुछ लोग लगाते हैं, यहाँ तार जैसा रहता है, इधर पे तार, इधर पे खुला रहता है बिल्कुल। हाँ या ना? हाँ या ना? खुला रहता है कि नहीं रहता है ना? बिल्कुल उसमें तार लगी रहती है यहाँ पे, और ऊपर बस ये ग्लास रहता है कि नहीं रहता है ना? बिल्कुल। तो वो लगा सकते हैं, मगर उसमें एक बहुत प्रॉब्लम होती है। उसको आप पहन के दौड़ नहीं सकते हो, उसको आप पहन के क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। नहीं तो गेंद लगे इतना मुलायम होता, पट्टे से टूट जाता है। समझ में आया ना? तो इसलिए मेरा हैवी फ्रेम है, और हैवी फ्रेम में मैं अगर चश्मा भी कांच का रख लूँगा, ग्लास भी कांच का रख लूँगा, तो 100 ग्राम का तो यही हो जाएगा। हाँ या ना? 100 ग्राम का यही हो जाएगा। फिर ये चश्मा कम रहेगा, हथियार बन जाएगा, पकड़ के फेंक दिया, बन जाएगा ना हथियार। तो इसलिए मेरे को हल्का चाहिए था फ्रेम, इसलिए मैंने क्या लगाया? फाइबर के ग्लास। किसके लगाए? सो वाटर लेंस आर रिफ्रैक्टिंग ऑप्टिकल डिवाइसेस मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। एग्जाम्पल ग्लास। अब बच्चों लेंस, हमारी आंखों के अंदर भी बाई नेचर एक ग्लास लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, जो हमारी रेटिना के अंदर। कहाँ लगा है? आई बॉल के अंदर, सॉरी आई बॉल के अंदर। किसके अंदर? आई बॉल के अंदर एक लेंस लगा हुआ है। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा बेटा, वो किसका बना है? जेली का। किसका बना है? हाँ, जेली का बना हुआ है। जिन लोगों ने अपने घर में दादा दादी लोगों का कभी आंख में लेंस लगवाया हो, आंख में लेंस लगता है, मोतियाबिंद हो जाता है जब, तो उनका लेंस होने के लिए, लगाने के लिए वो जाते हैं, तो वो जेली का बना होता है। किसका बना होता है? जेली का। तो दिस इज कॉल्ड लेंस। अब बेटा लेंस के टाइप पढ़ते हैं। लेंस हमारे सिलेबस में 2 टाइप के हैं। हाँ, लेंस के 2 टाइप के हैं। एक है कॉनकेव लेंस। क्या है बेटा? कॉनकेव लेंस। कौन सा है? कॉनकेव लेंस। और एक कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? तो भैया 2 तरीके के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना? कॉनकेव लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा नाम है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने पर ऊपर आने वाली रेस को भटका देता है। क्या करता है? भटका देता है। बहुत शानदार तरीके से ये रेस को भटकाता है। ठीक है ना? ये अपने ऊपर आने वाली रेस को क्या कर देता है? भटका देता है। इसलिए कौन सा लेंस है ये? डाइवर्जिंग लेंस। बिल्कुल सही। और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है बच्चा कन्वर्जिंग। क्या नाम है? कन्वर्जिंग लेंस। इसी बात में मेरे को याद आ गया। हाँ भैया, स्पंदन बताना चाहता है, स्पंदन कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता था, कॉनकेव या कॉन्वेक्स?
कॉन्वेक्स को तुमने कन्वर्जिंग कह दिया, बिल्कुल गलत। हाँ हाँ, ये दो ही तो हैं, अब एक नहीं होगा तो दूसरा तो हो ही करेगा। अरे भैया कन्वर्जिंग मिरर मतलब जो रेस को एक जगह पे समेट दे, और कॉनकेव याद होगा, कॉनकेव मिरर रेस को एक जगह पे क्या कर देता था, समेट देता था, याद आया? हाँ, फोकस पॉइंट पे समेट देता था। तो मिरर में अगर आप बोलोगे कन्वर्जिंग की, तो मिरर में कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था, कॉनकेव, समझ में आया? और लेंस में कौन है, कॉन्वेक्स, लेंस में कौन है, कॉन्वेक्स, समझ गए? हाँ, मिरर के केस में डाइवर्जिंग कौन था, कॉन्वेक्स, और यहाँ डाइवर्जिंग कौन है, लेंस में कौन है, कॉनकेव। आई बात समझ में ना, कोई दिक्कत? तो ये हो गया लेंस के बारे में जानकारी कि लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने टाइप के होते हैं। अब हेडिंग डालिए ऊपर, टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंस, लेंस के टर्म, लेंस के टर्म्स। लेंस के टर्म्स, लेंस का टर्म्स। अच्छा, ये इसके पहले मैं दिखा दूं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन लिखो बेटा। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होता है, सॉरी टर्म बाद में लिखना, हाँ लिखी में लिख लो, कॉनकेव लेंस क्या होता है। हाँ भैया, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा होता, मोटे को बोलते हैं थिक, क्या बोलते हैं, थिक, क्या बोलते हैं, जो किनारे पर मोटा होता है मगर सेंटर पे क्या होता है, पतला, थिन। लिखो, द लेंस विच इज thick at the corner, the lens which is thick at the corner, the lens which is thick at the corner and thin at the center, and thin at the center are called concave lens, concave lens, ठीक है ना? ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा होता है, थिक यानी मोटा, हाँ थिक यानी मोटा, और थिन मतलब पतला, एंड थिन एट द सेंटर या मिडिल, थिन एट द मिडिल आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस। समझ में आया कि नहीं आया? अगला लिखो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लिखो, द लेंस विच आर, हाँ अब देखो भैया, ये किनारों पे मोटा था और ये उल्टा होगा, ये किनारों पे क्या होगा, पतला, और सेंटर पे क्या होगा, मोटा। द लेंस विच आर थिन एट द कॉर्नर एंड थिक एट द सेंटर, हाँ एंड थिक एट द सेंटर। द लेंस विच आर थिन एट द कॉर्नर एंड थिक एट द सेंटर आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ही दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। कैसा नाम है? और ये कौन सा है, डाइवर्जिंग। ये क्या है, डाइवर्जिंग। आप लोग देखना चाहोगे लेंस, दिखाएं आपको लेंस? और ये बेटा उनके लिए यूज होता है जिनको दूर का नहीं दिखता, जिनको दूर का नहीं दिखता, जिनको दूर का नहीं दिखता है, दूर ना दिखने की बीमारी को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में आया? और ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। ये किसको लगता है, जिनको पास का नहीं दिखता, जिनको पास का नहीं दिखता। पास को ना दिखने वाली बीमारी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। बोलो आ गया समझ में? तो ये हो गया बेटा अपने लेंस हो गए। दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो ये अपने दो तरीके के लेंस होते हैं। हाँ बेटा, ये ऊपर वाला कौन सा है, कॉनकेव है। नीचे वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर HYPER, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना? अब लिखते हैं लेंस की टर्मिनोलॉजी। लिखो, टर्मिनोलॉजी मतलब लेंस के सारे पॉइंट, लेंस के सारे पॉइंट लिखते हैं। लिखो, सबसे पहला लिखो फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर। क्या लिखोगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? हाँ टर्मिनोलॉजी, हाँ ऑप्टिकल सेंटर मतलब वही हाथ पैर पूरे उसके नाम वगैरह, लेंस में जो जो होते हैं पॉइंट। पहला ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? देखो दोनों लेंस हैं, दोनों लेंस का एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, मतलब दोनों एक्सिस जहां पर काटते हैं, इसके यहां पर काटेंगे नहीं काटेंगे, और इसके यहां पे काटेंगे नहीं काटेंगे, बताओ?
यस, तो दोनों लेंस के ज्योमेट्रिकल एक्सिस एक दूसरे को जहां पॉइंट पर काटते हैं वो बनता है सेंटर. लिखो द सेंटर ऑफ अ लेंस, द सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इज कॉल्ड, हाँ, it is represented by O. It is represented by O. The center of a lens is called optical center. It is represented by O. समझ में आया? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से. समझ में आया ना? हाँ. अगला देखो भैया, जैसे अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर. लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर, सेकेंड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, बोलो हाँ. ये जो पार्ट है लेंस का, लेंस कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं. एक पार्ट कहलाता है L1 और एक पार्ट होता है L2. देखो बेटा इसका भी एक गोला होता है, बोलो हाँ, और इसका भी एक गोला होता है, बोलो हाँ. तो बेटा इसके लेंस के दो सेंटर होते हैं, एक यहां पे और एक यहां पे. ये वाला सेंटर कहलाता है C1 और ये कहलाता है C2. समझ में आया? ना 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 ना, सुनो ध्यान से. इधर देखो बेटा, ये पहला लेंस का पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है कि नहीं है? तो ये लेफ्ट वाला पार्ट क्या कहला गया? L1. बोलो हाँ. तो इसका तो गोला यही बनेगा ना, बोलो बनेगा नहीं बनेगा? इसका गोला यही बनेगा, तो सेंटर क्या कहलाएगा? C1. हाँ या ना? नहीं आया समझ में? अरे बेटा दूसरा वाला गोला ये है कि नहीं है? लेंस दो से बना है, एक इससे एक इससे. ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट क्या है और राइट वाला पार्ट क्या है? राइट वाले पार्ट का गोला किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा. और लेफ्ट वाले पार्ट का गोला इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ में आया? तो ये सेंटर कहलाएगा C1 और ये सेंटर कहलाएगा C2. लिखो, बना लीजिए इसको. हाँ लिखो, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, the center of the sphere, the center of a sphere. हाँ भाई साहब आप बड़े चुप बैठे, समझ में आ रहा आपको? the center of a sphere from which the lens is cut. The lens is cut. The center of the sphere from which the lens is cut, जिससे लेंस को काटा गया हो. समझ गए ना? इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है ना? इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, आगे समझ में ना? तो भैया एक कॉन्वेक्स लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर? दो. और एक कॉन्वेक्स लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर? दो. समझ गए ना? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. अब बात होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या लिखो? लिखिए अगली डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है देखिए. हाँ भैया, पोल से लेकर के, किससे लेकर के? पोल नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना है? ऑप्टिकल सेंटर. पोल काय में होता था? मिरर में. किस में होता था? यहां पे क्या होता? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ. लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, the distance between optical center to center of curvature, optical center to center of curvature is called radius of curvature. ठीक है? ठीक है. ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को क्या बोलते हैं? आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर हो गया? हाँ, कैपिटल आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर. हाँ ठीक है, नहीं कैपिटल आर है, सही बात है बेटा. रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं. हाँ, मिरर में भी कैपिटल आर था, यहाँ भी कैपिटल आर है. हाँ नहीं, कैपिटल आर था, स्मॉल एफ था. अगला लिखो, अगला लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. हाँ, अब देखो बेटा फोकस, जो फोकस है बेटा, पढ़ ले लल्ला, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले. हाँ, ये सब बाद में हो जाएगा,
अरे अगले में कर ले यार। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बात तो सही है, मगर अब फोकस की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। फोकस की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। फोकस की डेफिनेशन अपन कल करेंगे, क्योंकि कल से अपन को और आगे पढ़ना है। कल अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? हाँ भाई, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए टाइम से आइएगा, समझ गए ना। और कल अपन सारे केसेस बनाएंगे 6 o'clock। कल अपन सारे केसेस बताएंगे, कॉन्वेक्स के भी और कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के और कॉनकेव। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।